मैं हूं आपके साथ गुंजन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और शुरुआत सबसे पहले मौसम के मिजाज की। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। कई शहरों में तेज आंधी की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक इस आंधी तूफान से अफरा तफरी मच गई है। वहीं सड़कों पर भी गाड़ी की रफ्तार पर इसका असर पड़ा है। हम आपको अब 3 जगहों की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप बदलते मौसम का अंदाजा लगा पाएंगे। देखिए, आगरा, मथुरा और झांसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज आंधी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। आने जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मौसम का मिजाज भी बदला है। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आगरा, मथुरा और झांसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तेज आंधी की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं क्योंकि जो आने जाने वाले लोग होंगे उनको परेशानी हो रही होगी। जो बाजार लगे होंगे वहां पर दिक्कतें आ रही होंगी। अचानक से मौसम का मिजाज बदलने की वजह से लोगों को मुश्किल उठानी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं। आगरा में अचानक बदले मौसम ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। यहां शाहगंज की सराय ख्वाजा चौकी में तेज आंधी के चलते हादसा होते होते बच गया। अचानक होर्डिंग गिरने की वजह से यहां हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि राहगीर और पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। अभी देखिए, आपको तस्वीरें भी कुछ आगरा से दिखा रहे हैं। कई जगहों पर अचानक से मौसम बदला और उसकी वजह से ये देखिए हादसा होते होते बचा है। ताजमहल से भी पर्यटक बाहर निकले क्योंकि मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। और कार को किस तरीके से निकाला जा रहा है ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राहगीर और पुलिसकर्मी बाल बाल इसमें बचे हैं। अचानक से होर्डिंग्स गिरने की वजह से यहाँ पर हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही, कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। आसमान से शोले गिर रहे थे और ऐसे में गर्मी से ज़रूर राहत मिली है। दिन में तेज़ धूप निकली, लेकिन शाम होते होते आगरा में पहले आंधी देखने को मिली है, उसके बाद बारिश हुई है। लेकिन आंधी से कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आया है। आगरा के कई सारे इलाकों में बड़ी संख्या में पेड़ उखड़े गए हैं। इसके साथ ही बड़े बड़े जो रोड साइड जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं वो भी पूरी तरह से डैमेज हुए हैं। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि आगरा के कई सारे इलाकों में जो तेज़ आंधी के चलते दीवारें गिरी हैं, जो पशुधन की भी हानि हुई है। लेकिन उसके बाद आंधी के बाद जिस तरीके से कहा जाए जो बारिश देखने को मिली है और अभी भी लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को ये राहत है। क्योंकि आगरा में जो टेम्परेचर है लगातार 40 के पार बना हुआ था। ऐसे में ज़रूरत इस बात की थी कि एक अदद बारिश हो जिससे जो कहा जाए आम शहरी है उसको राहत मिल सके। और ऐसे में अब ये बारिश हो रही है। अब देखना ये है कि ये बारिश कब तक जारी रहती है। हालांकि मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान था कि जल्द ही आगरा में बारिश देखने को मिलेगी। एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, बारिश भी हुई है, आंधी भी देखने को मिली है, किस तरह से आप राहत देख रहे हैं या क्या लग रहा है ये आफत बन गई है आंधी? दिन में तो बहुत काफ़ी सारी गर्मी थी, टेम्परेचर बहुत हाई था, लेकिन शाम के वक्त पे आकर के थोड़ा सा मौसम में चेंजिंग आई और घने बादल होने लगे। उसके उपरांत पहले आंधी की संभावना हुई है। आंधी बहुत तेज़ से आई है, जिसके द्वारा जो है छतों पे जो टंकियां रखी गई थी वो टंकियां भी पानी से नुकसान कर दिया। बारिश से कहीं ना कहीं बारिश से थोड़ा सा राहत मिली है और बारिश आने पर ही थोड़ा सा मौसम में तो आप समझ सकते हैं। देखिए, इस आंधी और आंधी के बाद बारिश से कुछ लोगों को कहा जाए उनके लिए आफत बनी हुई है, क्योंकि उनके कहा जाए सामान बिखर गए, उनका नुकसान देखने को मिला है। तो कहीं सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये कहा जाए ये जो बारिश है एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि तापमान में अब गिरावट देखने को मिलेगी। और इस समय का हाल देखिए, शाम का वक्त है। शाम के वक्त इस समय अमूमन तेज़ धूप खिली रहती है, लेकिन जिस तरह से आंधी आई और उसके बाद बारिश हुई है तो पूरी तरह से कहा जाए काली चादर की आगोश में इस समय शहर नजर आ रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABC गंगा। तो आगरा में मौसम का बदला हुआ मिजाज कुछ लोगों के लिए आफत बना तो कुछ के लिए राहत। वहीं उधर झांसी में अचानक आंधी आने से खाली खेत में आग फैल गई। रक्सा थाना इलाके के परवई गांव में आग लगने से एक ट्रक भी आग की चपेट में आ गया। अब ये देखिए तस्वीरें झांसी की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आंधी आई, आंधी की वजह से नुकसान हुआ, तेज हवाएं चली और उसकी वजह से कई जगहों पर आग की भी खबरें सामने आई हैं और उन्हीं में से एक झांसी भी है। रक्सा थाना इलाके के परवई गांव में आग लगने से एक ट्रक भी आग की चपेट में आ गया है। आंधी से कई जगहों पर नुकसान हुआ है, कहीं पर होर्डिंग गिरे हैं, कहीं पर पेड़ गिरे हैं, तो कहीं पर आग की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। मौसम के बदलने
की आहट आज झांसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर बहराइच से है, जहां नशे में धुत एक महिला अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला जरवल थाना इलाके का है, जहां डिवाइडर से गाड़ी टकराने के बाद महिला अधिकारी ने जमकर बवाल कर दिया। बताया जा रहा है ये महिला देवी पाटन मंडल गोंडा की डिप्टी लेबर कमिश्नर रचना केसरवानी है, जिन्होंने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया है। ये वायरल वीडियो 27 अप्रैल को बताया जा रहा है और जब मैडम साहिबा का मेडिकल कराया गया तो खबर है कि इनके मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि भी हुई। अब ये सोचने वाली बात है कि जब दिन में ही ऐसे अधिकारी शराब के नशे में धुत होकर घूमते हैं तो कैसे जनसेवा होगी, कैसे अपने काम को पूरा करते होंगे। आप कमिश्नर के पास जाओगे कि ये ऐसी थी वैसे थी, इस वजह से मुझे ऐसे रोकना पड़ा। आप गाड़ी में बैठे बात मानिए, शराब गाड़ी में नहीं, अरे गिर जाओगे आप, गाड़ी में तो बैठो, इधर गिर जाएंगी, चोट लग जाएगा, नहीं गिरेंगे, नहीं गिर जाओगी आप। मैं नहीं गिरूंगी, मैं नहीं गिरूंगी। आप जबरदस्ती कर रही हैं। नहीं जबरदस्ती नहीं कोई कर, आप बैठ जाइए गाड़ी में, बैठ जाइए तो आप। अरे गाड़ी में बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं नहीं गिरूंगी, अरे मैं साइड में सीधे से बैठूंगी। कौन सी साइड में? उस साइड में, ड्राइवर की साइड में, ड्राइवर साइड में। शट अप, लगा के यार ढकेलो ना, अंदर करो, बंद करो, बंद करो, शट अप। मैं बगल में बैठ सकती हूँ ना, मैं उसके बगल में बैठ सकती हूँ। बैठो, दबाओ, बैठ बैठो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे क्यों? यहाँ पर 26 थी। 1 मिनट। अरे बैठिए तो आप, बैठिए तो आप। बैठ नहीं रहे हैं। हो गई मैडम। देखिए ये जो वीडियो आपने देखा और इसमें हंगामा करती हुई जो मैडम साहिबा आपको नजर आ रही हैं, वो दरअसल एक अफसर, एक अधिकारी हैं और अधिकारी इस तरीके से शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। दिन में शराब पीकर काम आखिर किस तरीके से होता है और अगर स्थिति यही है तो कैसे जनसेवा की जाएगी। डिप्टी लेबर कमिश्नर ये महिला बताई जा रही है। परवेज हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। परवेज, जिस तरीके से ये वीडियो निकलकर सामने आया है, साफ तौर पर देखा जा सकता है मैडम साहिबा, अफसर साहिबा खुद तक को नहीं संभाल सकती, जनसेवा कैसे करेंगी? देखिए ये गोंडा देवी पाटन मंडल की जो है डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं, जो शराब के नशे में धुत है और लोगों से बदसलूकी भी करती नजर आ रही हैं। तो साफ तौर से ये मालूम हो रहा है कि जो है ये काफी इनका एक वीडियो और भी वायरल हुआ था, जिसमें जो है ऑफिस में भी हंगामा किया था गोंडा में, और उसके बावजूद भी ये नशे में हमेशा रहती हैं। किसी बड़े अधिकारी की नजर में ये वीडियो आया है जो अब इस वक्त वायरल हो रहा है? देखिए ये 27 अप्रैल का बताया जा रहा है, जो कि लखनऊ से बहराइच के रास्ते में इन्होंने एक डिवाइडर से टकरा गई थी गाड़ी। वहां पे इन्होंने जमकर के हंगामा काटा था, जिसे मेडिकल बहराइच की पुलिस ने मेडिकल भी कराया था। ठीक है, शुक्रिया परवेज जानकारी के लिए आपका। यूपी में इन दिनों बिजली संकट को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं। इस समस्या को लेकर सीएम योगी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के अलावा ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री से बात करने के बाद यूपी के अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हर हाल में रोस्टर के हिसाब से बिजली मुहैया कराई जाए, त्योहारों पर बिजली कटौती न हो, इसको लेकर भी सीएम ने हिदायत दी है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली संकट बना हुआ है, बिजली सप्लाई को लेकर टीम 9 को निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। इसके साथ साथ सीएम ने ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री से भी बातचीत की है। अफसरों को निर्देश भी दिए गए हैं। सर बिजली संकट पर कुछ कहेंगे? बिजली संकट सरकार लगातार नेता घेर रहे हैं, संकट दूर होगा, तेजी से दूर करने के लिए सरकार प्रयास होगा। सर बिजली संकट पर कुछ कहेंगे? बिजली संकट सरकार लगातार नेता घेर रहे हैं, संकट दूर होगा, तेजी से दूर करने के लिए सरकार प्रयास होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा गठबंधन में चल रही तकरार के बीच आज सपा के सहयोगी दल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यहां पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने आजम शिवपाल को लेकर हो रही सियासत को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। एबीपी गंगा से खास बातचीत में संजय चौहान ने कहा कि भाजपा चाहती है यूपी में तीसरा मोर्चा बन जाए और उसकी लड़ाई आसान हो जाए। समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान हमारे साथ हैं। संजय जी, क्या मुद्दा है आज? देखिए, आज श्रमिक दिवस था और विश्व के सारे श्रमिकों को इस दिवस पर हम हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल हैं, अब सरकार बन चुकी है भाजपा की, तो अब गठबंधन किस दिशा में जा रहा है? क्या गठबंधन की स्थिति ठीक है? बहुत सारे दल जो हैं अलग हो चुके हैं। देखिए, जन भावनाएं बीजेपी के खिलाफ पहले भी अखिलेश जी के साथ थी और 2024 में भी अखिलेश जी के साथ रहेगी। आजम साहब को लेकर स्थिति क्लियर करिए। देखिए, अखिलेश यादव का एक बयान आया कि समाजवादी पार्टी आजम के साथ में है। एक गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक के तौर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश को वहां जाना चाहिए आजम से जेल में मिलने? आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उनसे उनके क्या व्यवहार होने चाहिए, पार्टी क्या करना चाहिए, पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए, ये अच्छे ढंग से अखिलेश जी बता सकते हैं। आजम अगर चले जाते हैं तो कुछ आकलन किया है आप लोगों ने कि क्या नुकसान होगा पार्टी? वो क्यों जाएंगे? समाजवादी माहौल तो वही है, वो छोड़ करके वो नहीं जा सकते। माहौल तो ऐसा ही। मनवादी और ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, फांसीवादी पार्टी का साथ देंगे? मुझे तो नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। कानपुर दौरे पर पहुंचे यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के गरम तेवर दिखे और उन्होंने अफसरों को दो टूक कह दिया कि इस बार वो औचक निरीक्षण करेंगे। दरअसल मंत्री के सामने शिकायतों का अंबार लगने के बाद उन्होंने अफसरों को फटकार लगाई। मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने दौरे के आखिरी दिन जन चौपाल लगाकर सीधा जनता से संवाद किया। लोगों की शिकायतों को लेकर अफसरों को सख्त हिदायत भी दी। ये हमें भी ज्ञात है कि जहाँ आगमन होता है अधिकतर तौर पे व्यवस्थाएं सुधार दी जाती हैं, मगर ये वो सोच है जिसमें गांव तक सीधे संवाद जनता से किया जाएगा। और आपने भी देखा होगा आज यहाँ सीधा संवाद और जनता की शिकायतें और सुझाव सार्वजनिक तौर पे सुनी गई हैं और उनका निस्तारण किया जा रहा है। और यही प्रणाली शासन को और जनप्रतिनिधियों को एक एक व्यक्ति को अपनाई जाएगी, जो गांव में सीधे जाके शासन प्रशासन अधिकारियों के साथ जाके तुरंत समस्याओं का निस्तारण और शिकायत संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने का प्रयास करें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री जितिन प्रसाद ने एबीपी गंगा से खास बातचीत भी की और कहा कि बहुत जल्द कमियों को दूर कर लिया जाएगा। में पीडब्ल्यूडी मंत्री और कानपुर मंडल के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद अपने मंत्री समूह के साथ कानपुर की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा में क्या निकला उनसे बात करते हैं। समीक्षा आपने विस्तृत करी है, गहन करी है, सब कुछ ठीक ठाक पाया? यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को पूर्ण बहुमत फिर से दोबारा मिला है, जो हमारा संकल्प पत्र रहा है, उसका एक एक बिंदु पर चर्चा हो। जनता के प्रति जो चुनाव में वादे किए गए थे और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा भी की गई है। जहां कमियां पाई गई वहां सुधार के लिए कहा गया है, गति लाने के लिए कहा गया है। बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं जिसमें थोड़ा विलम्ब है उसमें और तीव्रता और धार लाने की बात की गई है। और ओवरऑल जैसे कहा उत्तर प्रदेश और कानपुर उसमें बहुत महत्व रखता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के आगे के लोगों की जो सुविधाएँ हैं, यहाँ की स्वास्थ्य की सेवाएं, यहाँ शिक्षा की समस्याएं, तमाम पे चर्चा की गई। और आज मैं जा रहा हूँ देहात चौपाल करने ताकि सीधा संवाद हो और जनता से साफ साफ पता लगे, कोई बीच में बैरियर नहीं आए। कानपुर के विकास को रफ्तार देने के लिए कुछ फुल प्रूफ कुछ मैप बनाया होगा, मैपिंग की होगी आपने। क्या कानपुरवासी क्या समझें कि कैसे आप लोग विकास करने जा रहे हैं? जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो बीज बोए थे उसके फल इन 5 सालों में दिखाई देंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग, आखिरी सवाल, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कर रही है, उसको कैसे करेंगे? नहीं, वो निरंतर प्रोसेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी यहाँ पे समस्याएं हैं, रेलवे ओवर ब्रिजेस हैं, एयरपोर्ट्स की कोई समस्या आई है जो विलम्ब से हो रहा है, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी बात की जाएगी। जब परमिशंस की बात है वो दूर की जाएंगी।
सबका समन्वय बिठाल के आगे गति दी जाएगी उन प्रोजेक्ट्स को जो निर्माणाधीन है। जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं उन पे गति दी जाएगी, उनको गति दी जाएगी और इसके साथ ही कानपुर के विकास को भी रफ्तार दी जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कानपुर दौरे पर आए कपिल देव अग्रवाल ने दावा किया कि गांव-गांव चौपाल लगाकर समस्याओं को दूर करने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और कानपुर की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा में क्या पाया, इनसे बात कर लेते हैं। कपिल देव जी, क्या पाया समीक्षा में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों ने निर्देशित किया है कि अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ, गाँव में गाँव चौपाल सबके पास जाकर उनकी बातों को सुनना है, उनकी समस्याओं को समझना है, देखना है और समझ करके जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं उनका तत्काल निस्तारण और जो प्रदेश में बताना उनका प्रदेश में जाकर निष्पादन, ऐसा मिला के हम सब काम के लिए आए। तो कुछ समस्याएं मिली है, जिलाधिकारी को, कमिश्नर को कहा गया है और जो यहाँ के स्तर की नहीं है उनका लखनऊ आके हम निस्तारण करने का काम करेंगे। कानपुर के वासियों को क्या वादा करके जा रहे हैं कि जो समस्याएं यहाँ पर जड़ बन चुकी हैं? वादे की बात नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे मन से, पूरे जीवटता से काम कर रहे हैं, सबके मन की बात सुन के समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी सरकार काम कर रही है। दोबारा अमेंडमेंट आया तो पहले से भी बढ़िया काम हमको करना, इस विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री साफ तौर पे कहते हुए कि जो पहले काम हुआ है उससे भी बेहतरीन काम करने की कोशिश की जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इस वक्त सहारनपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई। सहारनपुर में पूर्व मंत्री हाजी इकबाल पर शिकंजा कसा गया है। माफिया हाजी इकबाल के नौकर नसीम की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रशासन ने अवैध रूप से अर्जित 21 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सहारनपुर में पूर्व मंत्री हाजी इकबाल पर शिकंजा कसा गया है। लकड़ी चोरी, तस्करी, अवैध रूप से खनन का कारोबार व दबंगई के बल पर लोगों को डरा धमकाकर और धोखाधड़ी करके सरकारी व गैर सरकारी जमीनों को खरीदा गया, खरीद फरोख्त की गई। लगभग 21 करोड़ की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को अब कुर्क किया गया है। गैंग लीडर हाजी इकबाल उर्फ बाला उपरोक्त द्वारा अपने आपराधिक सहयोगियों, अपने परिजनों और रिश्तेदारों, नौकरों आदि के नाम से वन क्षेत्र से खैर आदि लकड़ी चोरी की गई थी, जिसके बाद अब शिकंजा कसा गया है। माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। सहारनपुर में पूर्व मंत्री हाजी इकबाल पर शिकंजा कसा गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर में ये कार्रवाई हुई है। माफिया हाजी इकबाल के नौकर नसीम की संपत्ति को कुर्क किया गया है। प्रशासन ने अवैध रूप से अर्जित 21 करोड़ की संपत्ति को कुल मिलाकर कुर्क किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। माफिया हाजी इकबाल पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने अवैध रूप से 21 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। माफिया हाजी इकबाल के नौकर नसीम की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। यूपी में माफिया पर यह सबसे बड़ी कार्रवाई। पूर्व मंत्री हाजी इकबाल के नौकर की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। हाजी इकबाल पर शिकंजा कसा गया है। माफिया हाजी इकबाल के नौकर नसीम की संपत्ति को कुर्क किया गया है और करीब 21 करोड़ की ये संपत्ति बताई जा रही है, जिसकी कुर्की की गई है। प्रशासन ने अवैध रूप से अर्जित 21 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। हाजी इकबाल और उसके 6 गुर्गों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। यूपी में माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। सहारनपुर में पूर्व मंत्री हाजी इकबाल पर शिकंजा कसा है। माफिया हाजी इकबाल के नौकर नसीम पर ये कार्रवाई की गई है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? 21 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है जिसे कुर्क किया गया है पुलिस के द्वारा। देखिए, हाजी इकबाल को सहारनपुर का खनन माफिया कहा जाता है और ईडी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, विजिलेंस भी कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे विभाग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के, वो सब कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले करीब
2 साल से लगातार उसके खिलाफ अभियान चल रहा है। बहुत अकूत संपत्ति कमाई है, 1097 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी अटैच भी कर चुकी है। और अभी जो जांच हुई है, चूंकि गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है, तो गैंगस्टर में ये पता चला कि उसने अपने तमाम करीबियों के नाम से बेनामी संपत्तियां बनाई थी। उसमें जो उसका नौकर है नसीम, उसके नाम से इन्होंने 3 शुगर मिल खरीदी थी, लखीमपुर खीरी में, सीतापुर में और गोरखपुर में। इन तीनों शुगर मिल का डायरेक्टर नसीम को बनाया था। जो इन्होंने मुखौटा कंपनियां बनाई थी, उसके जरिए ये शुगर मिल खरीदी गई थी। तो नसीम का नाम सामने आया है, नसीम के बेटे नदीम का भी नाम सामने आया है। बहुत सारी नसीम के नाम से कंपनियां मिली हैं। एक जो कंपनी है वो एग्रो कंपनी है, उसका भी डायरेक्टर है वो। तो इतनी सारी जमीनें, कंपनियां बनाकर जो शुगर मिल खरीदी गई। उसके बाद ईडी ने जब संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया तो शुगर मिल पता चला कि 2010 और 11 में ये डील हुई थी, 2007 और 8 में डील हुई थी। अब कार्रवाई उस समय से चल रही थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियों की सूची बनाकर उनको संबद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो कल से शुरू हुई और आज पूरी हो गई है। 21 करोड़ रुपए की संपत्तियां पाई गई हैं। इसमें तमाम प्लॉट हैं, मकान हैं, बगीचे हैं, बाग हैं। बहुत सारी संपत्तियां हैं जो नसीम के नाम पर थी, बहुत सारी संपत्तियां दूसरों के नाम पर थी। यानी जो मुखौटा कंपनियों के जरिए इसने अपने नौकर, और नसीम की बात करें हम तो मजदूर किस्म का एक व्यक्ति है, उसके अपने पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके और उसके बेटे के नाम पर जब करोड़ों की संपत्तियां सामने आई तब ये नसीम की गिरफ्तारी की गई थी और उसको कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। लेकिन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई अब शुरू हुई है और अभी ये माना जा रहा है कि और संपत्तियां हाजी इकबाल की जितनी हैं वो भी जब्त। अगर नौकर के नाम पर इतनी संपत्ति है तो जाहिर सी बात है जो करीबी होंगे हाजी इकबाल के, उनके नाम पर भी कुछ संपत्तियां होंगी। क्या उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी ईडी ने निकाली है? देखिए, ये कार्रवाई जो की है वो गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की है और ईडी इसके पहले करीब 1 साल पहले 1097 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। यानी बहुत बड़ा हिस्सा जब्त किया जा चुका है। लेकिन जो फुटकर छोटे छोटे संपत्तियां हैं जो पुलिस के पास मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा चल रहा है, उसमें संपत्तियों को सीज करने की ये कार्रवाई हुई है। यानी अगर हम बात करें कि संपत्तियों की, तो बहुत सारी संपत्तियां, 1000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। वो उसकी एक यूनिवर्सिटी भी थी जिसको जब्त कर लिया गया है, सीज कर दिया गया है। और तमाम ऐसे जो प्रतिष्ठान थे उसके ऑफिसेस थे। मुंबई में कुछ संपत्तियां थी जो ईडी की जांच में सामने आई है। मुंबई के जो उसके एसोसिएट थे, बहुत सारे लोगों से उसके संपर्क थे, बहुत सारी कंपनियां थी, क्योंकि ये सारा खेल उसने मुखौटा कंपनियों के जरिए किया था। जो खरीद फरोख्त की है, चाहे वो शुगर मिल की खरीद फरोख्त हो या फिर जो अन्य निवेश किए हैं, उसने इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो सारे खरीद फरोख्त और इन्वेस्टमेंट मुखौटा कंपनियों के जरिए किया गया था। और जब पुलिस ने इसकी जांच की तो एक के बाद एक बड़ी चीजें निकलती आई और एक बड़ा गैंग, यानी जो सहारनपुर का खनन माफिया है उससे जुड़ा हुआ, मुंबई के लोग जुड़े हुए हैं, मुखौटा कंपनियां, बहुत सारी जो डायरेक्टर्स हैं उसमें दिल्ली के लोग भी हैं। तो इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। एक एफआईआर यहाँ लखनऊ में गोमती नगर थाने में भी हुई थी, जो फर्जी कंपनियों की एफआईआर होती है, जो मुखौटा कंपनियों की एफआईआर होती है, वो एफआईआर हुई है, उसकी भी जांच चल रही है। सहारनपुर में बहुत एफआईआर दर्ज है, ये बता रहे हैं कि दिल्ली और मुंबई में भी कुछ एफआईआर हैं। तो अब धीरे धीरे इनके जो एसोसिएट्स हैं, जो सहयोगी हैं, जो करीबी हैं, उनकी संपत्तियां का भी पता लगाया जा रहा है कि ये किस तरह से खरीदी गई है। क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में तमाम चीजें बिल्कुल ये देखना होगा विवेक आगे प्रक्रिया किस तरीके से बढ़ती है और क्या कुछ निकलकर अभी आने वाले दिनों में सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ के समीकरण में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।